स्टिचिंग मेरा शौक है। इसके लिए मैंने कहीं प्रॉपर क्लासेस नहीं लगाई, बस एक दूसरे को देख के और पूछ के मैंने सीखा है। इससे मुझे अपनी डिज़ाइन, अपनी फिटिंग का ड्रेस मिल जाता है और बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। ये अनारकली ड्रेस मैंने रेडीमेड लिया है, लेकिन इसका आर्म होल इतना छोटा है कि पहनने के बाद वो साइड से चुभता है। अगर इसको मैं फिटिंग के लिए कट करती तो मुझे मैचिंग का कपड़ा और लेस ढूंढना पड़ता, जो अगेन एक चैलेंजिंग टास्क था। तो इसको मैंने साइड से ओपन कर दिया है और जैसे हम कुर्ती के साइड को फोल्ड करके सिलते हैं, सेम वे मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अलग से कोई मेहनत नहीं लगी, कोई खर्चा नहीं हुआ और बहुत जल्दी काम हो गया। सिलने के लिए भी मैंने सिर्फ ब्लैक धागा यूज़ किया है। इसको सिलने के लिए खोलने के बाद आप हल्का सा फोल्ड कर दीजिए और बस वहाँ पे 2 सिलाई लगा दीजिए, दोनों ही एज पे जो आपने फोल्ड किया है। इतनी सी मेहनत में ही ये कुर्ती जो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी सॉल्व हो गई। और फिर बचे हुए को साइड से स्टिच कर दीजिए और बस 2 मिनट में ही ये इतनी प्रॉब्लम करने वाली कुर्ती रेडी हो गई है। Leave me, baby, don't wanna fall again. बहुत बार कुछ कुर्ती हमारी साइड से फट जाती है, जहाँ पे हम फोल्ड करके स्टिच करते हैं वहाँ से अलग हो जाती है या उसके धागे निकलने लग जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए पहले वो कटा हुआ पोर्शन आप अलग कर दीजिए। कुर्ती में अगर स्पेस है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन है, तो आप उसको शेप देते हुए सिल दीजिए और एंड में फिर उसको कर्व देते हुए क्लोज कर दीजिए। बट मेरी ये कुर्ती एकदम फिटिंग की है, ज़रा सा भी स्पेस नहीं है, तो उसके लिए मैंने नीचे से 2 इंच सिलाई खोली है और उसी को ही जो नीचे फोल्डिंग है मैच करते हुए फोल्ड किया है। पहले इसको मैं ओपन कर लूँगी और फिर बस मशीन में लगा के बराबरी से सिल दूँगी। ध्यान रहे कि जब आप सिलाई खोल रहे हैं उस समय कुर्ती तिरछी ना कट जाए, आपको प्रॉपर धागा ही निकालना है। बस सिलने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तो फिनिशिंग नहीं आई है, स्टार्टिंग में स्ट्रेट है और फिर कर्व लेके है, बट पहनने के बाद कोई बता नहीं पाएगा। पार्टी वेयर गाउन थोड़े लंबे होते ही हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबा है, पूरा नीचे ब्रूम करते हुए जाता है, तो इसकी लेंथ मुझे इस कुर्ती के बराबर या उससे थोड़ी ज़्यादा रखनी है। इसके लिए मैंने कुर्ती को नीचे 2 फोल्ड करके रख लिया है और जो उसका एज वाला पोर्शन है उसको वापस लौटा के 4 फोल्ड हो गए हैं। अगर आपके पास कुर्ती मेजरमेंट की है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना मेजरमेंट लेके मेजरिंग टेप से वहाँ तक मार्क कर दीजिए। जब आप कट कर रहे हैं तो 1 इंच का मार्जिन ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ आपको स्टिचिंग भी करना है। अगर आप पीको कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इनफ। इसको मार्क करके कटिंग करते समय ध्यान रहे आपको कर्व देना है, क्योंकि गाउन में स्ट्रेस कटिंग कुर्ती के जैसे नहीं चलती है। इसको कर्व में ही मैंने मार्क किया है और उसी चौक के ऊपर मैंने कटिंग की है। और फिर इसको जैसे हम फोल्ड करते हैं जरा सा और फिर वापस फोल्ड करके इसी तरह से स्टिच कर दिया है। स्टिचिंग करते समय आप थोड़ा थोड़ा फोल्ड कीजिए। जब आप लंबा फोल्ड करते हैं तो वो रिंकल्स आ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा फोल्डिंग से फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। मैचिंग का धागा ज़रूर यूज़ कीजिएगा। इस तरह से ये कुर्ती भी फिटिंग हो गई। कुर्ती अगर टाइट है और लूज़ करना है, तो अगर उसमें मार्जिन है तो हम जनरली सिलाई खोल लेते हैं और फिर सिलना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें जो नीचे फोल्डिंग का एरिया है, शायद इसको चाक बोलते हैं, वो भी ओपन करना पड़ता है। मेरी सलाह ये होगी कि जब आपको कुर्ती ढीली करनी है तो पुरानी वाली सिलाई खोलने के पहले ही इस पे वहाँ पे सिलाई कर लीजिए जितना आपको लूज़ करना है। इसके 2 फायदे हैं। एक, आपको शेप के लिए अलग से मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी, जहाँ सिलाई है उसी के पैरेलल आप सिल सकते हैं।
दूसरा, आपको बार बार कपड़ा मैच नहीं करना पड़ेगा कि एक पोर्शन पीछे है और एक आगे, क्योंकि ऑलरेडी एक सिलाई है तो दूसरी सिलाई मारना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल सिलाई को जो पहले से है ओपन करने के लिए आप इस तरह से ब्लेड यूज कीजिए। धागे को फैला लीजिए और वहां पे पुरानी ब्लेड से कट करते जाइए, कुछ इस तरह से। बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग के साथ धागा ओपन हो जाता है। इसी तरह से मैंने दोनों तरफ की जो साइड की कटिंग होती है उसका भी धागा ओपन कर लिया है। बट यहाँ से बहुत दिनों से ये कुर्ती फोल्ड थी तो रिंकल्स हैं, इसको आयरन करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप सिलाई करें तो हमेशा जो शार्प चीज़ें हैं जैसे कि सुई, ब्लेड, सीजर, इनको प्रॉपर जगह पे ज़रूर रख दें, अदरवाइज या तो वो गुम जाते हैं या उन्हीं से हमको चोट लग जाती है। ये कुर्ती मैंने प्रॉपर दोनों तरफ आयरन कर ली है। अब हमें इसको फोल्ड करके सिलना है। तो फोल्डिंग के लिए वो आपकी चॉइस है, या तो आप टॉप टू बॉटम स्टिच कीजिए या बॉटम टू टॉप स्टिच कीजिए। मुझे टॉप टू बॉटम स्टिच करना ज़्यादा इजी लगता है क्योंकि एंड में मैं उसको मैच करके अच्छे से सिल लेती हूँ। आयरन जब हमने किया था तो मैंने जो फोल्डिंग की जगह है वहाँ पे क्रीज बना लिया था। आप देखिए फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आई है, ऐसा लग रहा है कि एकदम नई कुर्ती है। एक बार अगर आयरन कर देंगे तो फिनिशिंग और अच्छे से दिखेगी, नई क्रीज बन जाएगी। इस तरह से कुछ टिप्स फॉलो करने से कई काम जो डिफिकल्ट होते हैं, ज़्यादा समय लेते हैं, कम टाइम में ही हो जाते हैं। वीडियो खत्म करने के पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सिलाई के सामान में हमेशा आप एक सेफ्टी पिन ज़रूर रखिए क्योंकि सलवार या पैंट सिलने के बाद हमें उसमें धागा डालना होता है। अगर ये रेडली अवेलेबल रहेगी तो काम आसान हो जाएगा। इसी तरह आप पुरानी जो शेविंग ब्लेड है वो ज़रूर रखिए। आपने इसी वीडियो में देखा है कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की निडल भी मिलती है धागा खोलने के लिए, बट यकीन मानिए ब्लेड से बहुत ही फिनिशिंग से और जल्दी धागा खुल जाता है। मशीन के जो दूसरे अटैचमेंट है फुट रेस्ट, वो मैं इसी में रखती हूँ। तो जब पीको फॉल करना है या पैच वर्क करना है तो मैं यहाँ से निकाल के अटैच कर लेती हूँ। मशीन की सारे नंबर की सुई जीन्स वाली मैं इस डिब्बी में रखती हूँ। जो साइज की ज़रूरत है निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। डिब्बी में है तो गुमने और चुभने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जनरली जब हम धागा इस तरह से बॉबिन में रखते हैं तो वो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोल होते हैं। तो आप एक टिप फॉलो कीजिए कि आप इनको वर्टिकल ना रख के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखिए ताकि ये रोल ही ना हो। इनको मैं इस कंपास में रखती हूँ जिसकी हाइट बहुत कम है, तो वो स्टैंडिंग हो ही नहीं सकते। जब स्टैंडिंग नहीं होंगे तो रोल भी नहीं होंगे। इस तरह से मेरा सारा छोटा छोटा सिलाई का सामान इस कंपास में फिट होता है। स्टिच करते समय बस मुझे यही उठाना रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट, धागा मैं इस बॉक्स में रखती हूँ स्लीपिंग पोजीशन में, ताकि मुझे सारे कलर दिखते रहें। अगर धागा आप वर्टिकल रखते हो तो एक तो वो लुढ़क जाते हैं और दूसरा टॉप से उनका सही कलर दिखता भी नहीं है। आपने कहावत सुनी होगी कि हमेशा सुई और धागा साथ में रखे जाते हैं। तो सुई अगर मैं धागों के साथ रखूंगी तो चुभने का डर रहता है। सारी सुई छोटी बड़ी तुरपाई वाली मैं इस कपड़े में चुभा के रखती हूँ और हमेशा धागा डाल के कि कभी निकल गई तो गुमे नहीं और वो हाथ में ना चुभे, इसलिए स्लीपिंग मोड में उसको एक दूसरे पाउच में डालती हूँ। स्लीपिंग मोड में इसलिए ताकि निकालते समय सुई हाथ में ना चुभे। इसमें एक जिप है तो बस बंद कर दिया और निकालना रखना आसान हो गया बिना सुई चुभे। इस पर्स को मैं इस धागे के साथ ही रखती हूँ। ये 2 बॉक्स मैंने सेम कलर के लिए इसीलिए रखे हैं ताकि पहचानना आसान हो कि इसमें सिलाई का सामान है। इसी तरह मार्केट में कई साइज की सीजर आती है, छोटी, बड़ी, मोटी। इन तीनों सीजर का अलग अलग यूज है। सिलाई करते समय अगर आपको धागा कट करना है तो आप छोटी कैंची यूज कीजिए, क्योंकि धागा अगर कट करना है मतलब साथ में कपड़ा फंसा हुआ है।
अगर आप लंबी वाली कैंची यूज करेंगे तो हो सकता है धागे के साथ कपड़ा भी फंस के कट जाए। तो इसलिए मैं हमेशा धागा कट करते समय छोटी कैंची यूज करती हूँ। इन दो बड़ी कैंची में जब मोटे कपड़े कट करने हैं तो मैं ये वाली यूज करती हूँ। इसमें सेरेशंस है तो जीन्स वगैरह का कपड़ा आसानी से कट जाता है। इसी तरह जब दूसरे बाकी के कपड़े कट करने होते हैं तो मैं ये लंबी वाली कैंची यूज करती हूँ। अब दिक्कत ये है कि एक ही कैंची अगर बार बार यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगी, तो उनके नीड के अकॉर्डिंग इनको यूज कीजिए। जहाँ छोटी कैंची का काम हो रहा है तो बड़ी और एक्सपेंसिव कैंची क्यों वेस्ट करनी है। इसी तरह एक और टिप, जब आप जिप लगाते हैं तो मोस्टली हम जिप को ना झटके से ओपन और क्लोज करते हैं तो वो एंड से अपनी चैनल से बाहर निकल जाती है। तो जब भी आप चेन लगाएं एंड में मैचिंग के कपड़े से उसको लॉक जरूर कर दें, करीबन 2 इंच का। इससे बेनिफिट ये है कि अगर आप कोई उसको झटके से भी खींचता है तो कपड़े में कुशनिंग इफेक्ट की वजह से एक तो निकलेगा नहीं और उसका चैनल मतलब जो हुक है वो खराब भी नहीं होगा। हाँ, ये वही बैग है जो मैंने ओल्ड जैकेट से बनाई थी। इसको मेरा बेटा अपनी फुटबॉल क्लास के लिए यूज करता है। ऐसे ही और टिप हैं, जैसे किचन में जनरली हम नैपकिन की जगह इस तरह से पुरानी चादर का कपड़ा यूज कर लेते हैं वाइपिंग के लिए, डस्टिंग के लिए। लेकिन अगर ये कपड़ा कहीं ऐसे रखा रह जाए तो बहुत ही गंदा दिखेगा। इसके लिए हमेशा, चाहे वो आप किसी भी कपड़े का वाइपिंग क्लॉथ यूज कीजिए, चारों तरफ बाउंड्री जरूर लगा दीजिए। कपड़ा 4 या 5 फोल्ड करके ही नैपकिन बनाइए, जिससे उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। और इसको अगर आप ऐसे फेंक भी देंगे ना तो ये गंदे नहीं दिखेंगे। जबकि अगर इस तरह का बेडशीट आप लेते हैं और क्रंच करके फेंकते हैं तो डेफिनेटली वो मैस क्रिएट करेगा। नैपकिन को धोना आसान हो जाता है। अगर आप किसी सरफेस पे जैसे ग्लास सरफेस या वुडन सरफेस पे स्टिच कर रहे हैं तो कैंची रखने के लिए एक नैपकिन ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर कैंची मोटी होगी तो आपके सरफेस पे स्क्रैच क्रिएट करेगी। अगर ये शौक है तो उस शौक की वजह से कोई चीज़ खराब ना हो, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स हमेशा इस बात को बताती है कि आप अपने काम के लिए कितने डिवोटी हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जाने से पहले एक आखिरी टिप, कभी कभी पाइपिंग के लिए हमें कपड़ा ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं हमेशा जब भी मुझे टाइम मिलता है या कोई मुझे अच्छा सा कपड़ा दिख गया तो मैं इस तरह से पतली स्ट्राइप कट करके ऑलरेडी रख लेती हूँ। जब कभी भी किचन नैपकिन बनाना है तो मैं मैचिंग का स्ट्राइप ढूंढ के उसकी पाइपिंग कर देती हूँ। इस तरह से मुझे अलग से टाइम या मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू एंड टेक केयर।